फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आपका आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए बाल विकास मनोविज्ञान की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो या वुडवर्थ। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। आपको पिछली क्लास में बताया था, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो आपका ये वाक्य गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या समाधान का प्रथम चरण आपके ऑप्शन दिए गए हैं। समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण और डाटा संग्रहण। आपसे पूछा गया समस्या समाधान का प्रथम चरण। आपको बता दें समस्या समाधान के 6 चरण हैं, जिसमें पहला है समस्या की पहचान करना, उसके बाद सूचनाओं का संग्रहण करना, फिर संभावित समस्याओं का निर्माण करना, फिर संभावित समस्याओं का परीक्षण, फिर उसके बाद निष्कर्ष और लास्ट में समाधान का प्रयोग। तो आपका इसमें प्रथम चरण पूछा गया है। आपको अभी बताया था समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहला करना पहचान, फिर दूसरा हो जाएगा संग्रहण, फिर तीसरा हो जाएगा संभावित समाधानों का निर्माण, उसके बाद आता है परीक्षण, फिर आता है निष्कर्ष और लास्ट में आएगा समाधान का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? पूछा गया है पुनर्वलन का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये पुनर्वलन का सिद्धांत कहलाता है और इसको स्किनर ने दिया था। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी ना समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली। तो आपका निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती है, इसलिए आपका निरंतरता का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको मिलान करना है स्तंभ ए को स्तंभ बी से। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की सूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। ये आपसे पूछा गया है कि ये चीज़ें किसने दी हैं। तो आपको बता दें एनिमल इंटेलिजेंस ये आपका थार्नडाइक महोदय ने दिया है। पुनर्वलन की सूची ये स्किनर ने दी है। सारगर्भिता का नियम ये गेस्टाल्ट महोदय ने दिया है और इसके बाद अनुकूलन पियाजे ने दिया है। तो आप समझ गए होंगे एनिमल थार्नडाइक, पुनर्वलन स्किनर, सारगर्भिता गेस्टाल्ट और अनुकूलन पियाजे। यानी कि पहले को मैच किया 3rd से, फिर दूसरे को 4th से, दूसरे को 4th से
तीसरे को फर्स्ट से और चौथे को सेकंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इसमें ध्यान से पढ़िएगा, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है, यानी कोई तीन है, उन्होंने प्रतिपादन अधिगम का किया है और जिन्होंने नहीं किया वो आपको चूज करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, स्किनर, बीएस ब्लूम, थार्नडाइक या फिर कोहलर। किसने नहीं दिया है? तो ये आपके बीएस ब्लूम हैं, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बाकी स्किनर, थार्नडाइक और कोहलर ने किया है। स्किनर आपको अभी बताया था, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। थार्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा और नहीं तो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संप्रेषण संबंधी अक्षमता कौन सी होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया या डिसग्राफिया। संप्रेषण यानी कि बातचीत करने वाली जो अक्षमता है वो कौन सी कहलाती है? तो ये आपकी डिस्फेसिया कहलाती है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता है और डिसग्राफिया लेखन संबंधी। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या समस्या समाधान विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि ये आपकी प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें बालक सक्रिय होता है, इसमें बालक सक्रिय होता है क्योंकि उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डाल्टन, फ्रॉबेल, हेलेन पार्कहर्स्ट या किलपैट्रिक। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास पूछा गया है तो ये आपका हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रिणी थी। इन्होंने 1912 में 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए नई शिक्षण योजना तैयार की, जिसको डाल्टन शिक्षण विधि कहते हैं। याद रखिए 1912 में, और कितने साल के बच्चों के लिए? 8 से 12। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया। कोई 3 जो हैं वो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं और एक नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। इसमें आपसे पूछा गया है अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है उसको बताना है आपको। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका स्वेच्छाचारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है क्योंकि प्रभावशाली और आनंददायक वातावरण में जब शिक्षण किया जाता है तो उसका प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूझ
सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। इसमें आपका प्रथम पद पूछा जा रहा है, तो ये आपका योजना बनाना सही हो जाएगा। इसके प्रमुख कुछ पद हैं, जैसे पहले पाठ्य योजना, दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण, फिर आलोचना, फिर पुनः पाठ निर्माण, फिर पुनः शिक्षण और पुनः आलोचना। ये आपके इसके प्रमुख पद होते हैं, तो आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी उपयोगी है? अंतरण, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। कौशलों के स्थानांतरण के लिए, यानी कि किसी में कोई कौशल है तो वो दूसरे तक कैसे जाएगा, तो ये है शाखीय अभिक्रम आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके प्रतिपादक जो हैं वो नॉर्मन ए क्राउडर इसके प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की अध्यक्षता में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति की अध्यक्षता में हुई थी 1947 में। प्रयागराज में है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। CWSN का अर्थ क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, जो बच्चे के पैदा होते समय ही हो जाती है? दृष्टि दोष, मूक बधिर, श्रवण दोष या मंद बुद्धि। इसमें पूछा गया कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर फोर्थ आनुवांशिक दोष होता है जो वो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 25वें संशोधन से, 52वें संशोधन से, 22वें संशोधन से या 86वें संशोधन से। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
उपलब्ध कराई जाए, ऐसा कहा गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? बिने साइमन परीक्षण आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्य बुद्धि का परीक्षण होता है, विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण होता है, अभिवृद्धि का परीक्षण होता है या अभिक्षमता का परीक्षण होता है। बिने साइमन परीक्षण के द्वारा आपको बता दें, ये दो वैज्ञानिक बिने और साइमन हैं। इन्होंने 1905 में इस परीक्षण की शुरुआत की थी। इसमें आपका विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नर ने या स्टर्न ने? आपसे पूछा गया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ये आपका थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, ये आपका स्पीयरमैन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें इन्होंने दो प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, जी और एस। इसको जी और एस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका स्पीयरमैन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डेवी, रॉस, वुडवर्थ या ड्रेवर? चिंतनशील सोच की चर्चा पूछा गया है, ये जॉन डेवी ने की है 1933 में। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को वुंट ने, फ्राइड ने, पावलव ने या वॉटसन ने? पूछा गया है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वुंट ने। इन्होंने 1889 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नामक जगह पर किया था। जर्मनी के लिप्जिंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी है होमवर्क की। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भूकंप किससे मापा जाता है? आपको बता दें, भूकंप रेक्टर पैमाने से मापा जाता है। रेक्टर पैमाना या सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, रेक्टर पैमाना या सीस्मोग्राफ, रेक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो अब बारी है आज के होमवर्क की। आपसे पूछा जा रहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका आंसर कल मिल जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा है? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारी क्लास के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।